अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये अमन का मुआहदा अमन के लिए नहीं है, ये सिर्फ वक्त ख़रीदने का एक हथकंडा है, क्योंकि ये ख़बर आप पहले सुन चुके हैं। जो मैं ख़बर आपको देने जा रहा हूँ वो ख़ुद अमेरिकन सदर की ज़ुबानी है। उसने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ईरान के साथ जो डील की गई है वो सिर्फ वक्त ख़रीदने के लिए है, और उस वक्त के अंदर ये करेगा क्या? अमेरिका इस डील को इस्तेमाल करके दोबारा हथियार बना रहा है। और अगर आप ये समझें कि दोबारा हथियार बनाने के लिए अमेरिका के पास वक्त की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो जी हाँ, ऐसा ही है। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं मुतादिद बार कि अमेरिका फिल फॉर नए हथियार नहीं बना सकता। इस जंग के अंदर अमेरिका के बहुत से हथियार डिप्लीट हुए हैं, उसके ज़ख़ीरे ख़त्म हुए हैं, और ख़ुद उन अमेरिकन फैक्ट्रीज़ ने कहा है कि नए हथियार बनाने के लिए जो मटीरियल इस्तेमाल होता है वो चाइना से आता है, जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, वो तक हमारे पास नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे नए हथियारों को बनाने के लिए। तो अमेरिका इस डील को फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक और उससे ज़्यादा ख़तरनाक तबाहकुन जंग लड़ी जा सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद अमेरिका का अपना वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस कह रहा है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली अमेरिका का एजेंडा क्या है। मैं आपको उस इंसान की वीडियो भी दिखाऊंगा, वो भी आप देखेंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गज़ा वालों के साथ एक नया धोखा किया जा रहा है। बहुत से लोग मुझे कहते थे कि अहले गज़ा की खबर नहीं दे रहे आप, तो आज अहले गज़ा से एक खबर जुड़ी हुई है जो कि मैं लेके आया हूं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उससे जुड़ा हुआ है। अब आपके लिए ये भी हैरानी की बात होगी दोस्तों, ट्रंप ने अपने ही घर में अपनी ही सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा करारा थप्पड़ खाया है कि वो भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये भी मेरे पास एक और ख़बर है। और लबनान की खुद मुख्तारी का असल चेहरा क्या है, लबनान को भी धोखा और अहले लबनान को भी धोखा मिला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच 80 साल पुराना रिश्ता अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसकी दास्तान भी आज की वीडियो में है। लेकिन आज भी मैं देखता हूं दोस्तों कि वीडियो को लाइक बहुत किया जाता है लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप मुझसे फेसबुक पे लाइव बात करना चाहते हैं, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, तो आपने पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है इस वक्त जिसमें कॉमेंटेटर है बेन मेसेलिस। उसने एक बॉम्बशेल इंकशाफ किया है। वो कहता है कि JD वैंस ने इत्तफाकन ये तस्लीम कर लिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ईरान के साथ ये अमन मुआहदा एक मुकम्मल धोखा है। वो कहता है, वैंस का जो कहना है वो ज़रा सुनिएगा। वो कहता है, हमारे पास बहुत से कार्ड्स हैं, हम ईरान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं। अब आप लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, गेम्स खेल रहे हैं। ये समझिए, वैंस MOU को सिर्फ वक्त खरीदने के लिए गेम करार दे रहा है। बेन मेसेलिस कहता है कि अब आप सैकड़ों गैर कानूनी और तबाहकुन जंग बेचने वाले हैं, जबकि आप MOU का इस्तेमाल करके वक्त खरीद रहे हैं दोबारा हथियार बनाने के लिए और ईरान के साथ मजीद कार्ड्स और गेम्स खेलने के लिए। यानी कहानी यह है कि अमन की सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है, बहाना है, असल में जंग की तैयारी है। डील असल में जो है वो अमन के लिए नहीं है, अपनी फौजी तैयारियों के लिए है। और यहां पर दोस्तों एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये सिर्फ एक कमेंटेटर की राय नहीं है। ईरान इसके साथ साथ नेतन्याहू लबनान में एक गैर कानूनी काम भी करने जा रहा है। तकरीबन मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं, इजराइल लबनान में दाखिल हो चुका हुआ है। ईरान पे हमलों की धमकी दोबारा से दी जा रही है और फ़लस्तीनी रियासत की अब बाकायदा खुल के नेतन्याहू मुखालफत कर रहा है। वो कह रहा है 2 रियासती हल तो कोई बात ही नहीं है। और इस सब की एक ही तस्वीर बनती है कि अब जहां अमन सिर्फ कागज पे है, जमीन पे किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। और इस धोखे की सबसे दर्दनाक मिसाल गजा में सामने आई है, जिसका मैं जिक्र अब जो है वो करने जा रहा हूं दोस्तों। ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट है ये। वो कहता है, इजराइल फ़लस्तीनियों को बाहर बाढ़ लगी हुई इंसानी पनाहगाहों में हाँकने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब आपके सामने विजुअल्स भी चल रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो इससे पहले भी अहले गज़ा को रखा गया था। बाढ़ लगा के ऐसी बस्तियां बनाई जाएंगी जिन पे बाढ़ लगी होगी, इनके ऊपर 100% मुसलसल सर्वेलेंस होगी। आगे वो लिखता है, और ये चंद हफ्तों में शुरू होने जा रहा है। समझिए, मैं समझाता हूं कि ये है क्या दोस्तों। ये पनाहगाहें हैं, हमास के कंट्रोल से बाहर इलाकों में इन पनाहगाहों को बनाया जाएगा। इनकी निगरानी एक गैर मुल्की फोर्स करेगी
जबकि इजरायली फौज गजा के बाकी हिस्सों पे कब्जा मजीद गहरा करती जाएगी। अब ये जो गैर मुल्की फोर्स है ये कौन सी है, याद रखिएगा, आपको आगे चल के बताता हूं। ये प्लान किसने छापा है? नेतन्याहू का हामी अखबार है इजराइल हायोम, उसने ये प्लान जो है बाकायदा तौर पे लीक किया है और वो भी मंजूरी के साथ। प्लान के तहत गैर मुसल्लह शहरियों को पहले जोन में भेजा जाएगा जो रफा के करीब तिल अल सुल्तान में है, एक ऐसा इलाका नाजरीन जिसे ड्रॉप साइट के मुताबिक इजराइल निजाम के तहत मिस्मार कर रहा है। ऑलरेडी इजरायली ऑपरेशन वहां पे चल रहा है, वहां पे बिल्डिंग्स को खत्म किया जा रहा है और इस फोर्स जो ये एक बैरूनी फोर्स है, इसका नाम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का बोर्ड ऑफ पीस याद है आपको, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बना था, उसके तहत काम करने वाली कसीरुल कौमी फोर्स कहा जा रहा है। इसका नाम है ISF। एक नया बयानिया इसका ये है नाज़रीन इस ISF का कि हम गजा के अंदर जो है वो अमन पैदा करने जा रहे हैं और इजरायली फौज येलो लाइन से आगे अपना कब्जा बरकरार रखेगी। अखबार ने इस कोशिश को प्रिंसर मूवमेंट जो है वो कहा है। ये क्या है? जो चिमटा नहीं होता उसकी हरकत। अब समझिए चिमटा कैसे काम करता है, दो तरफ से दबाओ, बीच में चीज को जकड़ लेता है। चिमटा जो होता है वो ऐसे ही काम करता है ना, वही यहां पर हो रहा है। फौज ज्यादा से ज्यादा इलाका छीन रही है गजा का और आबादी को कंट्रोल शुदा जोन्स में भेजा जा रहा है। मकसद क्या है कि हमास बगैर आबादी, बगैर इलाके, बगैर वसाइल के रह जाए। और सबसे खतरनाक बात यहां पे क्या है कि इजरायली सियासी जरिए ने अखबार को बताया है कि फौज जो है वो हदफशुदा कत्ल की रफ्तार बरकरार रखेगी, यानी जो शहरियों का कत्लेआम है उसमें कमी नहीं आएगी, वो बरकरार रहेगा, जबकि बैनुल अक़वामी तनकीद की हद से नीचे रहेगी। यानी इतनी कत्लेआम ना हो कि दुनिया की नज़रों में आ जाए, मगर कत्ल किया जाएगा जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार डालने को तैयार ना हो जाए। अब सोचिए इनका प्लान सोचिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस ISF का इस इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा पाकिस्तान भी है और इन इलाकों को जो है वो कैरावैंस और इमदाद तो मिलेगी, लेकिन वो कंक्रीट नहीं मिलेगा जो गजा की असल तामीर नौ के लिए चाहिए है। अब सोचिए ये कैंपों में रखेंगे गत्ते के बने हुए शेल्टर्स या जो शीट होती है लोहे की उसके बने हुए शेल्टर्स। अहले गजा को सीमेंट नहीं मिलेगा कि जिससे वो बजरी बना के घर बना सकें अपना। ये सोचिए, याद रखने वाली बात है। अब ये इमदाद नहीं है, ये एक निगरानी वाला चेक पॉइंट वाला कैद खाना है जहां इमदाद हासिल करने के लिए शर्त यह है कि आप मुसलसल ट्रैक्ड रहेंगे और आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, अब मैं इस हिस्से पे आता हूं दोस्तों। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है और ISF के तहत फौजी दस्ते भेजने की आमादगी जाहिर की है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ है एहतियात पे मबनी। वो चाहता है कि ISF का किरदार सिर्फ अमन कायम करने के लिए हो, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की निगरानी तक महदूद हो। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि उसकी फ़ौज हमास को गैर मुसल्लह करने और उसके ख़िलाफ़ बराह रास्त कार्रवाई में मुलव्विस हो। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये डिस्टिंग्विश कैसे किया जाएगा, यानी इसको अलग किस तरह किया जाएगा कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमास के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। और यहां पर गैलप सर्वे के मुताबिक 73% पाकिस्तानी गजा में फौजी दस्ते भेजने की हिमायत करते हैं, लेकिन शर्तों के साथ कि मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद भी रहे और जो फ़लस्तीनी क़यादत है उसकी कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए पाकिस्तानी फौज के साथ। ये है गैलप का सर्वे और एक है आपका मेरा सर्वे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपनी फौज ISF के तहत भेजनी चाहिए है। ये मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब बढ़ते आगे दोस्तों। ट्रंप अपने घर में जो है वो बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ है। हुआ क्या है, 30 जून को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बहुत बड़ा कानूनी धचका दिया है। ट्रंप का पहले दिन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14160 जिससे उसने जनवरी 2025 में साइन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मनसूख कर दिया है 6 के मुकाबले 3 और अक्सरियत के साथ। अब यह ऑर्डर कहता क्या है, इसमें कुछ हद तक उन मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे अरब मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी भी है। यह भी मैं आपको बता दूं नाज़रीन। वो कहता यह है, ये बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी पैदाइश के हक पे आपको जो शहरियत मिलती थी अमेरिका के अंदर, ये ख़त्म करता है।
ये मैं बताता हूँ। ये ट्रंप ने बेसिकली इस ऑर्डर को जो है वो पास किया था कि जो किसी और नस्ल का बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो रहा है तो उसको बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उनके बच्चों को जो आर्जी वीज़ा है, जैसे स्टूडेंट, टूरिस्ट, बिजनेस वाले या गैर कानूनी वालिदैन अमेरिका में जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनको शहरियत नहीं मिलेगी। अब समझिए बर्थ राइट सिटीजनशिप है क्या। अमेरिका की सरजमीन पे जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपने आप अमेरिकन शहरी बन जाता है, चाहे उसके माँ बाप किसी भी मुल्क से क्यों ना हो। ये अमेरिका के आइन की 14वीं तरमीम के तहत महफूज शुदा है। ट्रंप इसे ख़त्म करना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर जो है वो एक आर्जी ऑर्डर के जरिए आइन को नज़रअंदाज या मनसूख नहीं कर सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें अरबों और मुसलमानों के लिए क्या खास बात है। देखिए, बात अमेरिका में रहने की नहीं है, बात यह है कि ट्रंप अपनी ही सुप्रीम कोर्ट से अपने ही घर के अंदर जो है वो हारा है, मेजॉरिटी से हारा है। वही ट्रंप जो हर जगह अपनी मर्जी चलाना चाहता है, वही ट्रंप जो दुनिया भर में दबाव डालता रहता है। अपने ही मुल्क की सबसे आला अदालत ने उसके इस इकदाम को रोक दिया और इस फैसले के बाद ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी आया। उसके मुताबिक उन्होंने इसे हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा हमला करार दिया। अपनी सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर हमला आवर तस्वुर कर रहा है और अपने मखसूस तंज़िया अंदाज में कहा है कि मैं सदर जी और अजीम चाइना की कौम को बर्थ राइट सिटीजनशिप के हवाले से उनकी ज़बरदस्त फतह पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। यह अमेरिका का सदर अपनी अदालत के फैसले पे इतना खफा है कि चाइना को तंज़िया मुबारकबाद दे रहा है वो बेसिकली। ये आप समझ रहे हैं उसका माइंडसेट। ये उस शख्स की परेशानी है जो अपने ही घर में अपनी ही उसकी चल नहीं रही, बेसिकली ये हुआ है। अब मैं आपको लेके आता हूं नाज़रीन लबनान की तरफ। लबनान में क्या धोखा किया गया है। जर्नलिस्ट हैं रायना खालिक, उन्होंने इजराइल हायोम के हवाले से एक चौंकाने वाली खबर दी है। लबनान के सदर योसेफ ऑन ने अपने इक़्तिदार की हिफाजत के लिए अमेरिका की ज़मानतें हासिल कर ली हैं और अमेरिका उनके अलावा वज़ीर आज़म नवाफ सलाम और वज़ीर ख़ारजा यूसुफ रगी के लिए भी सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। ये कब हुआ, ये क्यों हुआ है? उस मुआहदे पे दस्तखत के बाद, जिसे रानिया खालिक हथियार डालने वाला मुआहदा कहती हैं, जो लबनान में इजराइल के कब्जे को मुस्तहकम करता है और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए खाना जंगी का वादा करता है। अब रिपोर्ट के मुताबिक ऑन ने मुआहदे से पहले कुछ मुस्लिम मुल्कों की क़यादत से मशवरा किया और उनकी मंजूरी हासिल की। रानिया खालिक तंज़िया कहती हैं कि इतनी खुद मुख्तारी हो रही है, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि दिल दुखता है। अब समझिए होता क्या है। लबनान के सदर ने बेसिकली अपने मुल्क की हिफाजत अमेरिका से मांगी, अपनी ज़ाती हिफाजत अमेरिका से मांगी और हिजबुल्लाह से किनारा कशी इख्तियार की, और इसके बाद जो है उसने अपने मुल्क के जो जनूबी हिस्से हैं वो इजराइल के कब्ज़े में दे दिए खुद से। ये खुद मुख्तारी नहीं है, ये ग़ुलामी है, जिसे खुद मुख्तारी का नाम दिया जा रहा है बेसिकली नाज़रीन। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी खबर देता हूँ, कहानी देता हूँ जो दिखाती है कि अमेरिका का खित्ते पे असर किस हद तक टूट चुका है। ये खबर आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बहरान रिपोर्ट किया गया है। कहानी शुरू होती है दोस्तों मई के आगाज़ से, मई 2026 के आगाज़ से। ट्रंप ने सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया था, बगैर अपने गल्फ के खलीज के इत्तेहादियों से हम आहंगी के। चंद घंटों के अंदर 100 से ज़्यादा अमेरिकन तैयारे और जो उनके बाकी फोर्सेस थी वो बड़ी ताकत के साथ उन्होंने हुर्मस से गुजरने के लिए वहाँ से रवाना हुए। लेकिन सऊदी अरेबिया, जिसका फ़िज़ाई इलाका और प्रिंस सुल्तान एयरबेस इस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी थी, उसने रसाई देने से इनकार कर दिया और ऑपरेशन 48 घंटों से भी कम वक्त में नाकाम हो गया। फिर क्या हुआ? वाइट हाउस ने सऊदी अरब को धमकी दी कि वो सऊदी अरेबिया को वो इंटरसेप्टर्स नहीं देगा जो उसको अपनी हिफाजत के लिए चाहिए, यानी वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स नहीं देगा। ये बेसिकली ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए, गिराने के लिए ज़रूरी थे, जब तक रियाद अपना रवैया ना बदले। ये अल्फाज थे। अब समझिए, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया की अपनी फ़िज़ाई दिफा को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सऊदी अरेबिया पीछे हटा और पाबंदियाँ हटा दी उसने कहा ठीक है इस्तेमाल कर ले। लेकिन अमेरिकन हुकाम ने खुद कहा कि यह नुकसान आसानी से भरपाया नहीं जा सकता, जो नुकसान हमारा हुआ है। ठीक है, आपने हमें इजाज़त दे दी मगर नुकसान बहुत हो गया। फिर क्या होता है? फिर सऊदी अरेबिया ने क्या किया?
सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सालसी में ईरान के साथ डी एस्केलेशन का मुआहदा किया कि भैया ठंडे हो जाते हैं, और एक नई दिफाई इत्तेहाद के तहत पाकिस्तानी फौज को बुला लिया अपने पास। नतीजा क्या निकला? सऊदी अरब के ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर अब ईरान की टारगेट लिस्ट से हट चुके हुए हैं, महफूज। ये असल कहानी के नीचे की कहानी है कि एक गल्फ रियासत वाशिंगटन के अलावा किसी दूसरे जो सरपरस्त है, एक तरह से या इत्तेहादी कह लें, उसकी सिक्योरिटी खरीद रही है। और रूबियो ने पिछले हफ्ते गल्फ का दौरा किया, मगर आप याद करें सऊदी अरब का दौरा नहीं किया, छोड़ दिया, जिसे सऊदियों ने जानबूझकर की गई तौहीन समझा है। ट्रंप और वली अहद के दरमियान तनाव भरी कॉल्स का सिलसिला भी चल रहा है, यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है। और अमेरिका अब सऊदी अरब में अपनी मौजूदगी कम करने पर गौर कर रहा है, अपनी फोर्सेस को वो इजराइल और उर्दन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और दोस्तों, प्रोजेक्ट फ्रीडम, अमेरिका ने उसे दोबारा शुरू नहीं किया, उसने रात के वक्त ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके अपने जो बहरी जहाज से वो गल्फ से निकाल लिए। जबरी एस्कॉर्ट की हिकमत अमली नाकाम हुई और बचाव की तरफ जो है ये लोग लौट आए। एनालिस्ट है शाइल बिन एफ्राइम, वो कहते हैं 80 साल तक मुआहदा जो है वो बड़ा सिंपल था। सऊदी अरेबिया अड्डे देगा, डॉलर में तेल की कीमत अदा होगी और हमांगी रहेगी, और अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ देता रहेगा। अब ये 80 साल पुराना एक बहुत बड़ा जो मुआहदा था वो ख़त्म हो रहा है और गल्फ तकसीम होता नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक लाजमी देते रहिएगा। और हाँ, मेरा एक और चैनल भी है जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए बनाया है दोस्तों, उसकी एंड स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।